हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सरोज सैनी एक्सपर्ट 2.0 क्लासेज की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ग्रेविटी वाले टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो अभी प्रेजेंट टाइम में क्लास 9th में बुक में दे रखे हैं। एक्चुअली स्कूल के बच्चों का भी कुछ क्वेश्चंस स्कूल में रह गए थे, तो वो मैं उनको यहाँ पर ही कराने वाली हूँ। तो आप लोग भी ज्वाइन करें, साथ साथ सोल्व करने की कोशिश करें। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले के क्वेश्चन वैसे मैंने क्लास में करवा भी दिए थे, बाकी और भी मैं इसके जो पहले के क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, तो आप चाहे तो वहाँ से भी एक बार इनका रिवीजन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया जाता है। यानी देखो आप, ये कोई मीनार है, यहां से यहां तक अपन मान लें, इसकी टोटल हाइट दे रखी है 100 मीटर। 100 मीटर की कोई आपको मीनार दे रखी है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, आपको 100 मीटर दे रखी है। वहां से कोई पत्थर को नीचे गिराया जा रहा है, मतलब यहां से अपन इस पॉइंट को मान ले ए, इस पॉइंट को मान ले बी। तो यहां से किसी पत्थर को नीचे गिराया जा रहा है जिसकी हाइट कितनी है जमीन से 100 मीटर। उसके बाद आगे देखो, उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 सेंटीमीटर के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर, यानी यहां से कोई पत्थर ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है जिसका वेग है, जैसे अगर इसका तो अपन U1 मान ले या इसका U2 मान ले, इसका अपन U1 मान ले स्टार्टिंग, तो इसका U2 मान लेते हैं। तो इसका U2 आपको कितना दे रखा है 25 मीटर पर सेकेंड, यानी ये 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेग से नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। तो हमें ये बताना है कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। यानी एक तो हमें ये बताना है कि दोनों जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो डिस्टेंस कितनी होगी। तो एक तो अपन को बताना है डिस्टेंस, यानी दोनों किस बिंदु पर मिलेंगे उसकी डिस्टेंस जमीन से कितनी होगी। दूसरा अपन को ये बताना है कि ये जब दोनों मिलेंगे तो उस इनको मिलने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो अपन यूं मान लें कि देखो ये पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो अपन सपोज करें कि ये दोनों यहाँ पर किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं और इस पॉइंट को हम क्या मान लें, सी मान लें। यहां से यहां तक की डिस्टेंस अपन को नहीं दे रखी, तो अपन ये मान लें कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस है एक्स मीटर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं अपन, एक्स मीटर। तो यहां से यहां तक की ये टोटल डिस्टेंस कितनी जाएगी, ये 100 माइनस एक्स। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सी तक की 100 माइनस एक्स। भाई देखो अपन को ये दे रखा है कि कोई पत्थर 100 मीटर ऊपर से फेंका गया है, यानी जमीन से उसकी जो टोटल हाइट दे रखी है वो अपन को 100 मीटर दे रखी है। तो ये टोटल आपको 100 दे रखी है, लेकिन आपसे ये पूछा है कि जो पत्थर नीचे से फेंका गया और जो पत्थर ऊपर से फेंका गया वो दोनों किस पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करा, ये मान लिया कि मान लो ये किसी पॉइंट सी पर आकर मिलेंगे और ये जो पॉइंट है वो जमीन से कितने ऊपर है, एक्स मीटर ऊपर है। तो ये हमने यहाँ पर ये कर लिया। चलो ठीक है, अब अपन इसको आगे करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। अब देखो अपन को एक तो निकालना है यहाँ पर टाइम, और एक हमें निकालना है यहाँ पर वो दोनों के बीच की डिस्टेंस की कितनी दूरी पर या कितनी हाइट पर ये मिलेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर हमें दे रखा है एक तो टोटल एच जो अपन ने वहां पर मेंशन कर ही दिया, एक अपन को U2 दे रखा है। तो पहले वाला तो स्टार्टिंग का वेग 0 है, पहले वाले का तो, क्योंकि ऊपर से जब फेंका तो फेंकने से पहले पत्थर स्टेशनरी था, रुका हुआ था, इसलिए उसका स्टार्टिंग का वेग कितना दे रखा है आपको 0, मतलब देने का अपन को 0 मानना है। और इसका स्टार्टिंग का वेग आपको 25 दे रखा है, यानी आपको U2 दे रखा है। U2 इक्वल टू आपको दे रखा है 25 मीटर पर सेकेंड। जी का मान आप जानते ही हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब अपन आगे चले, सबसे पहले अपन निकालते हैं डिस्टेंस के लिए h इक्वल टू, देखो आपको पता है चूंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये होती है गति की सेकंड समीकरण। अब देखो हमें
ऊपर वाले पत्थर के लिए भी और नीचे वाले पत्थर के लिए भी। तो जो पत्थर नीचे फेंका गया है नीचे की तरफ, उसके लिए निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू, इसके लिए देखो अपन ने ये माना कि मान लो यहां से यहीं तक आ रहा 100 माइनस एक्स, तो इसके लिए h की जगह क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको लिख लेते हैं दोबारा से। तो ये तो कितना हो जाएगा, देखो अपन इसको दोबारा से लिखते हैं, h की जगह तो आ जाएगा 100 माइनस एक्स। देखो मैं यहां लिख देती हूँ, इक्वेशन क्या होती है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो देखो h तो यहाँ पर, क्योंकि यहां से यहां तक आ रहा है और यहां से यहां तक क्या हाइट कितनी है, 100 माइनस एक्स, तो यहां पर हो जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू यू वन टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां पर देखो टी तो अपन को ज्ञात करना ही है, तो टी भी अपन को नहीं दे रखा, और u1 0 दे रखा है, और g की वैल्यू मैंने आपको बताई यहाँ पर कितनी है 10। तो अब यहाँ वैल्यू रखोगे देखो 10 माइनस एक्स इक्वल टू u1 तो 0, तो ये पूरा जो 0 जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1/2, g की वैल्यू दे रखी है 10 टी स्क्वायर। देखो 2 की टेबल से कटेगा 5 टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। 100 माइनस एक्स इक्वल टू क्या जाएगा 5 टी स्क्वायर। तो हम फिलहाल इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 1, ये हमने समीकरण 1 दे दी। तो ये तो अपन ने निकाला ऊपर से नीचे आने वाले पत्थर के लिए। अब जो पत्थर ऑनवर्ड फेंका गया है, ऊपर की तरफ फेंका गया, उसके लिए भी निकाल लेते हैं। तो देखो हम यहां पर लिख लेंगे दूसरे पत्थर के लिए, दूसरे पत्थर के लिए, दूसरे पत्थर के लिए निकाल लेंगे, यानी जो सेकंड वाला पत्थर था उसके लिए निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से यहां तक की ऊंचाई आपने x मानी, तो x इक्वल टू यू टू टी। अब देखो प्लस की जगह माइनस आएगा, प्लस की जगह माइनस क्यों आएगा, क्योंकि पत्थर को आप ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हो, ग्रेविटी ऊपर से नीचे लगती है, पर हम यहाँ पत्थर को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो जी यहाँ पर माइनस में आएगा, इसलिए फॉर्मूले में बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करें, एक्स तो अपन को दे ही नहीं रखा क्योंकि ये तो अपन को निकालना ही है, इक्वल टू यू टू देखो आपको 25 दे रखा है, तो 25 टी माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर 1/2, जी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, इंटू टी स्क्वायर। तो इसकी टेबल से देखो 5 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 25 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, 5 टी स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 2, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को अगर अपन एक साथ सोल्व करें, तो ये जो x की वैल्यू है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं, x इक्वल टू ये आ रहा है हमारा, तो इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर रख सकते हैं ताकि दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकें। तो देखो हम यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, मान रखने पर by putting value of x in equation 1, x की वैल्यू किस में रख रहे हैं अपन 1 में रख रहे हैं। तो देखो इसकी वैल्यू रखेंगे अपन यहां पर 100 माइनस एक्स, एक्स की जगह ये रखना है आपको पूरा, तो क्या हो जाएगा देखो माइनस कोष्टक में लिखो 25 टी माइनस 5 टी स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या है 5 टी स्क्वायर, 5 टी स्क्वायर हो जाएगा ये। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ताकि उसके बाद हम इसका जो भी इसके पद एक्सचेंज करके और इसका सॉल्व करके यहाँ पर टी को निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 100 माइनस, ये माइनस 25 से इंटू होगा तो 25 टी, ये माइनस इस माइनस से इंटू होगा तो प्लस का हो जाएगा 5 टी स्क्वायर, और इक्वल टू ये है 5 टी स्क्वायर।
देखो ये 5t² और 5t² कट गया क्योंकि दोनों सेम है, तो हमारे पास क्या बचा, इधर आया हमारे पास 100 माइनस 25t इक्वल्स टू 0। अब बाकी इधर कर देते हैं, तो देखो हम इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे 25t इक्वल टू 100, तो यहाँ से t इक्वल टू हो जाएगा 100/25। तो आपको याद है 25 के टेबल से 100 कितनी टाइम बढ़ जाएगा, 4 टाइम, तो आंसर आ जाएगा टाइम आपका 4 सेकेंड। तो आपका टाइम तो कितना आ गया, 4 सेकेंड। चलो आप एक बार यहाँ तक लिख लें, उसके बाद हम लोग इसमें डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे देखो पहला आंसर तो आ गया t इक्वल टू 4 सेकेंड, एक आंसर तो हमारा आ गया, ये एक आंसर है। अब इसके बाद हमें x की वैल्यू भी निकालनी है, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं अपन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण, सॉरी एक नहीं दो से, समीकरण दो से निकालेंगे। समीकरण दो क्या थी आपके पास, देखो x इक्वल टू 25t माइनस 5t², यही थी आपके पास इक्वेशन 2। अब इसमें कुछ नहीं करना, t की वैल्यू जो आपके पास आई है 4 वो यहां पर पुट कर दो। तो देखो यहां पर लिखेंगे t की वैल्यू पुट करने पर, t की वैल्यू रखने पर या पुट करने पर, t की वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 25 इंटू टी की जगह आप रखेंगे 4, देखो आपने भी टी निकाला था 4 आया, माइनस 5 इंटू टी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, टी की जगह आप लिख दिया 4 का स्क्वायर। तो देखो आप 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 100 माइनस 5 इंटू, आपको पता ही है कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो देखो ये हो जाएगा 100 माइनस 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, और इसमें से 100 में से 80 माइनस करेंगे तो 20, यानी x आपकी कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। यानी ये दोनों कितने दूरी पर मिलेंगे, एक दूसरे से 25 मीटर की डिस्टेंस पर मिलेंगे। चलिए आप इसे लिखिए, उसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई कोई गेंद 6 सेकंड पश्चात लौट आती है। मतलब कोई गेंद है जो ऊपर की तरफ फेंकी गई है और वो 6 सेकंड बाद वापस आ जाती है, यानी हमें टाइम दे रखा है, देखो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। आपको टाइम दे रखा है 6 सेकंड, t इक्वल टू 6 सेकंड दे रखा है, वापस वो वापस लौट जाती है, यानी देखो ऊपर से नीचे गई और वापस लौट गई, तो जाकर वो ऊपर नीचे आ गई वापस, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0 मीटर। देखो आपको पता है कि जब भी वस्तु ऊपर जाती है और नीचे आती है तो वो वापस 0 वाली स्टेज पर ही आ जाती है, इसलिए उसकी टोटल हाइट कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी। तो आप इसको s लिखो या h लिखो, एक ही बात है, क्योंकि वो वापस नीचे आ गई इसलिए s या h दोनों ही क्या होंगे, उसके डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वहां पर 0 होगा। उसके बाद देखो, तो हमें ज्ञात करना है उसका प्रारंभिक वेग, यानी आपको ज्ञात करना है u। फर्स्ट वाले में आपको क्या ज्ञात करना है, u। तो ये एक मिनट अपन फर्स्ट डाल लेते हैं, इसका फर्स्ट कर रहे हैं अपन। तो फर्स्ट आपको इसमें निकालना है कि फर्स्ट आपको कितना दे रखा है। तो देखो आपको t दे रखा है, आपको h या s मान ले, ये दोनों दे रखे हैं, और साथ में हम नेक्स्ट बात करें g की। तो देखो g का आपको पता ही, या तो आप 10 रख सकते हैं या फिर 9.8 रख सकते हैं, ये आप कैलकुलेशन के हिसाब से रख सकते हैं, जिस वाले वैल्यू से आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए आप वो रख सकते हैं, जरूरी नहीं आप ये रखें वो रखें, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप रख सकते हैं। तो देखो अपन करते हैं सेकंड इक्वेशन से, सेकंड वाली इक्वेशन से करते हैं। मोशन की सेकंड इक्वेशन कौन सी होती है, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt², यही होती है गति का सेकंड समीकरण। तो देखो यहाँ पर वस्तु ऊपर जाके वापस नीचे आ रही है, इसीलिए यहाँ पर g की जगह क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, क्योंकि वस्तु पहले तो ऊपर गई फिर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट नीचे आई, सॉरी पहले आपने उसको ऊपर फेंका तो ऊपर यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने फेंका, इसलिए जी का ही आएगा, इसमें माइनस में आएगा। अब देखो आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, h आपको 0 दे रखा है, u हमें निकालना है तो u को हम छोड़ दें, t आपको दे रखा है 6,
6 सेकंड माइनस हाफ 9.8 इंटू टी आपको दे रखा है भाई 6, तो 6 को आप 2 बार लिख दें, 6 इंटू 6। आप चाहे तो यहाँ पर 10 भी लिख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये अगर आपको 10 से इजी लगे तो 10 से कर लो, मे भी कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाएगी। बाकी देखो ऐसा नहीं है, आप 9.8 भी रख सकते हैं, ये तो गुणा भाग इजी हो जाए इसके लिए अपन रख देते हैं 10। देखो 2 की टेबल से कट जाएगा आपका 5 टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर तो 0 है ही सही, ये 6u हो ही गया हमारे पास, इक्वल्स टू ये 5 इंटू 6 इंटू 6, ये माइनस यहाँ पे, तो आप इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 6u इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 6। तो यहां से u इक्वल टू निकालेंगे 5 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन ये 6 नीचे आ जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 6 जा 30, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हमारा u तो आ गया 30 मीटर पर सेकेंड, यानी देखो पहला आंसर तो हमारा आ गया। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ हमने क्या करा। देखो आपको दे रखा था कि ऊपर की तरफ कोई वस्तु फेंकी है और 6 सेकंड बाद वो वापस नीचे आ रही है, तो वो ऊपर जाकर वापस नीचे आ गई, इसलिए टोटल हाइट तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 0। तो हमने h इक्वल टू या s इक्वल टू जो नॉर्मल आप लेते हैं वो हमने कितना ले लिया, यहाँ पर 0 ले लिया। उसके बाद आपको टाइम दे रखा है 6 सेकंड, तो आपने यहाँ पर लिख दिया t इक्वल टू 6 सेकंड लिख दिया। अब उसके बाद आपको पूछा है स्टार्टिंग का वेग कि किस वेग से बॉल को ऊपर फेंका गया था, तो इसके लिए आपको u निकालना है। जी आप 9.8 या 10 दोनों में से कोई सा भी एक वैल्यू रख सकते हैं जो आपको कैलकुलेशन में इजी लगे। तो यहाँ पर हमने 10 ले लिया। अब देखो आपने सेकंड इक्वेशन लगाई मोशन की, यानी सेकंड समीकरण लगाया आपने, सेकंड समीकरण लगाया गति का आपने, तो सेकंड समीकरण क्या होता है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर वस्तु को नीचे ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर फेंका गया है, इसीलिए जी आएगा माइनस में, तो फॉर्मूले में यहाँ माइनस आ जाएगा। तो आपने बस कुछ नहीं वैल्यू पुट कर दी, h की जगह 0, u तो ज्ञात करना ही है आपको, t आपका 6 दे रखा था, माइनस 1/2, जी आपको 10 रखा आपने भी, और 6 स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली 2 बार लिख दिया। उसके बाद कुछ नहीं, 2 की टेबल से 10 5 टाइम कट गया, ये ऊपर 5 6 कैसे कैसे लिख दिया। पक्षांतरण करा आपने तो ये हो जाएगा 6u इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 6। उसके बाद ये हमने इधर लेके गए, तो ये देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 30 आंसर। तो आपका फर्स्ट वाले का आंसर तो आ गया 30। नाउ हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड आपको पूछा है अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई आपसे पूछी है, यानी आपको h निकालना है। अभी आपको क्या निकालना है, h निकालना है। तो आप यहाँ पे लगाओ गति का थर्ड समीकरण। थर्ड वाली इक्वेशन कौन सी है गति की, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब क्योंकि वस्तु को ऊपर फेंका गया इसलिए यहाँ पर g के आगे किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो अभी अपन ने देखा है कि वस्तु वापस नीचे आ रही है, इसीलिए वस्तु के लिए v क्या आएगा 0। u तो आपने निकाल ही लिया, ये u आपने 30 निकाल ही लिया, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये तो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो 0 u का स्क्वायर, यानी देखो भी आपने निकाला 30, तो हो जाएगा 30 का स्क्वायर यानी 30 इंटू 30 माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू वही 10 है और h आपको निकालना है। फाइन, ओके। नाउ देखो ये तो 0 हो ही जाएगा, इसे अपन इंटू करेंगे तो जाएगा 3 और 3 900 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 को 10 से करेंगे तो 20h। तो यहाँ पर अपन इसको आगे लेकर आएंगे तो 20h इक्वल टू 900, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 900 अपॉन 20, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 90 कट जाएगा, 45 टाइम इसे कटेगा 45, तो आपका h इक्वल टू आ जाएगा 45 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी 45 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा आपके। चलिए ये आपने सेकंड वाला भी निकाल लिया। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ हमने क्या करा। आपको सेकंड में मैक्सिमम हाइट पूछी थी कि वो मैक्सिमम कितनी दूरी पर जाएगा, यानी h आपसे पूछा था। अब आपने गति का थर्ड इक्वेशन लगाया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, लेकिन वस्तु को ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में भेजा जा रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और u आपने अभी 30 निकाला था यहाँ पे,
वी आपको वस्तु लास्ट में नीचे आ रही है, या फिर आप ये भी कह दो कि वस्तु एक पॉइंट पर जाकर रुक जाती है, जैसे आपने वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका तो यहाँ पर भी रुकेगी, और अगर वापस नीचे फेंका तो नीचे आकर भी रुक जाएगी, इसीलिए उसका अंतिम वेग यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो वी आपने 0 रख दिया। अब कुछ नहीं, आपने इसकी जगह 0, ये यू स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर था तो हमने 2 बार लिख दिया। उसके बाद 2 जी आपका 10 आपने लिया था यहाँ पर देखिए आप, तो ये आपने रख दिया, और एच हमें निकालना है, तो ये सबकी वैल्यू पुट कर दी। 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 900 आ गया, 2 को 10 से किया 20 आ गया। इस माइनस वाले को आगे ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 h इक्वल टू 900, h इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे नीचे, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 45 मीटर आपका h आंसर आ गया। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है, एक सेकेंड रुके आप। चलिए अब इसका थर्ड वाला करते हैं। देखो थर्ड वाली में आपसे पूछा है 4 सेकंड बाद गेंद की स्थिति, यानी 4 सेकंड बाद गेंद कहाँ तक पहुंचेगी वो अपन को निकालना है। तो देखो 4 सेकंड यानी अब अपन को टाइम दे रखा है 4 सेकंड, इसका थर्ड वाला यहाँ करते हैं, t इक्वल टू आपको दे रखा है 4 सेकंड। अब देखो आपको क्योंकि मैं स्थिति यानी हाइट पूछी है, तो देखो चूंकि आप जानते हैं h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी अपन को इस फॉर्मूले में मान रखना है। तो देखो यहाँ पर आप, क्योंकि वस्तु को ऊपर फेंका गया है तो ये तो आ जाएगा आपके माइनस में, और h आपको निकालना ही है, और u आपको 30 दे रखा है, तो बस सारी वैल्यू आप पुट कर दे और आपके आंसर आराम से आ जाएगा। तो देखो आप यहाँ पर h इक्वल टू, इसलिए h इक्वल टू क्या हो जाएगा, u आपको 30 दे रखा है, t आपको 4 सेकेंड, देखो आपने u यहाँ पे निकाला था 30 सेकेंड, और टी आपको 4 दे रखा है, -1/2 इंटू जी आपने रख दिया 10, और टी आपको दे रखा है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी हम यहाँ पर 4 को 2 टाइम लिख सकते हैं, या आपने 2 की टेबल से इसको काट दिया 2 टाइम। तो हमारे पास देखो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, h इक्वल टू, इसको 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 होता है, तो 120 आ जाएगा, माइनस इनको मल्टीप्लाई करो, 10 को करेंगे 2 से तो 20, और 20 को 4 से करेंगे तो 80, तो ये हो गया 80। तो h इक्वल टू आ जाएगा, आप 120 में से 80 को माइनस करेंगे तो आएगा 40, तो आपके आंसर आ जाएगा 40 मीटर। देखो अगर आपकी बुक में आंसर में पॉइंट्स में कम या ज्यादा आंसर आ रहा हो तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें हो सकता है कि 9.8 के अकॉर्डिंग दे रखा हो, यानी उन्होंने जी का मान 10 की जगह 9.8 ले रखा हो। आपको ये पता है, मैंने बहुत सारी बार आपको क्लास में भी बताया था कि जी की वैल्यू आप चाहे तो 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। हमने क्योंकि हमारा जो पूरा क्वेश्चन है वो 9.8 से ना करके 10 से करा है, और आपकी बुक में हो सकता है, मे भी आप एक बार चेक कर लेना आंसर, तो उसमें हो सकता है कि 9.8 लिख रखा हो, इसलिए पॉइंट्स में थोड़ा सारे आंसरों में डिफरेंस आ रहा होगा 19-20, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से 10 से करें, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन 10 से काफ़ी ईजी हो रही है। 9.8 क्योंकि पॉइंट्स में आता है और बड़ी डिजिट है तो थोड़ा टफ होता है, इसीलिए मैंने आपको ऐसा नहीं करवाया। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको उससे करना है तो आप कर सकते हैं, आप इसको एक बार लिख लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19 वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको क्लास में करवा ही दिया था कि जो उत्प्लावन बल होता है वो ऊपर की तरफ लगता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको दे रखा है कि पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर ये पानी की सतह पर क्यों आ जाता है, यानी जैसे हमने किसी प्लास्टिक की वस्तु को, गुटके को, कोई भी चीज़ है, कोई भी ब्लॉक है, उसको पानी के अंदर डाला तो वो पानी के अंदर डूबता नहीं बल्कि पानी के ऊपर ही आ जाता है। तो उसका रीज़न हमें बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि प्लास्टिक का जो गुटका होता है, प्लास्टिक का ब्लॉक जो होता है वो पानी में डूबने की बजाय ऊपर आ जाता है। तो देखो इसके लिए आपने 2 चीज़ें पढ़ी, एक तो आपने बेयॉन्ड फोर्स भी पढ़ा यानी उत्प्लावन बल भी पढ़ा है, और साथ में हम लोगों ने डेंसिटी यानी घनत्व भी पढ़ा है। जो घनत्व यानी डेंसिटी होती है प्लास्टिक की, वो पानी के कंपैरिजन में कम होती है, यानी प्लास्टिक के कंपैरिजन में, सॉरी, पानी के कंपैरिजन में पानी हल्का होता है,
इसीलिए जैसे ही आप पानी में किसी प्लास्टिक के बॉक्स को डुबोने की कोशिश करेंगे तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है, यानी जो उत्प्लावन बल होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। पानी तो कम लगा पाता है और प्लास्टिक तो पानी पर कम लगा पाती है, और पानी जो है वो प्लास्टिक के ब्लॉक पर ज़्यादा फोर्स लगा पाता है। इसीलिए पानी के अंदर डूबने की बजाय प्लास्टिक का ब्लॉक ऊपर तैरने लग जाता है। तो इसका आंसर मैंने वैसे बोर्ड पर लिख दिया था कि आप इसको डायरेक्ट राइटअप कर लें। एक बार मैं इसको रीडिंग करके समझा देती हूँ आपको। चूंकि प्लास्टिक का घनत्व पानी से कम होता है, प्लास्टिक हल्की होती है पानी के कंपैरिजन में, इस कारण उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल गुटके के भार से अधिक होता है। यानी उस पर जो जितना भार गुटके में होता है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, इसलिए गुटका पानी में तैरने लग जाता है। This is because of thrust or buoyant force acting on the block of plastic is greater than the weight of plastic block. The density of plastic is less than water. So the block of plastic come up to the surface of water. चलो आप इसे लिख लो, उसके बाद करते हैं। इसमें दो क्वेश्चन बचे हैं आपके, एक तो 21 और एक 22 नंबर के, जो अभी मैं आपको बोर्ड पर करा दूंगी। इसके बाद आप एक बार इसको लिख लें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, देखो आपको 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन, यानी ये आपको दे रखा है मास, पदार्थ जो भी उसका मास यानी द्रव्यमान आपको दे रखा है। द्रव्यमान m इक्वल टू आपको दे रखा है 50 ग्राम। 50 ग्राम की वस्तु है जिसका आयतन दे रखा है, यानी वॉल्यूम दे रखा है आपको, वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन V इक्वल टू आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे देखो पूछा क्या है, यदि पानी का घनत्व इतना है, मतलब ये तो वाटर का घनत्व दे रखा है, यानी पानी की डेंसिटी है, तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। तो देखो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा ये आपको कैसे पता चलेगा। पदार्थ की अगर डेंसिटी पानी से ज्यादा है, यानी वो पानी से भारी है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो पानी में डूब जाएगा। लेकिन अगर पदार्थ पानी से हल्का है, यानी उसकी डेंसिटी पानी से कम है, तो वो पदार्थ वस्तु पानी के ऊपर तैरता ही रहेगा। तो अपन को यहाँ पर ये निकालना है कि जो भी पदार्थ आपको दे रखा है, जिसका आपको मास 50 और वॉल्यूम 20 दे रखा है, इसकी डेंसिटी पानी से कम आती है या ज्यादा। पानी की डेंसिटी 1 होती है, तो अगर वैल्यू 1 से कम आती है तो वस्तु पानी में तैरेगी, और अगर डेंसिटी जो है वो ज्यादा आती है तो वो भारी होगा तो डूब जाएगा। तो पहले हम डेंसिटी निकालते हैं। तो देखो चूंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी यानी घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी हिंदी में बोले तो द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी को डी से लिखते हैं, डी यहां लिख देती हूं मैं, डी इक्वल, या नीचे लिख देते हैं यहाँ। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो आपको एम तो यानी मास तो कितना दे रखा है 50, और वॉल्यूम आपको दे रखा है 20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 5/2। तो 2 से टेबल में काटोगे आप, देखो 2 2 जा 4, बचेगा 1 5, यानी आपकी डेंसिटी आ जाएगी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो पानी की डेंसिटी तो होती है 1, ये 1 है यहाँ पर, पानी की डेंसिटी होती है 1 यानी वाटर की, और जो पदार्थ दे रखा था उसकी डेंसिटी 2.5 यानी पानी से ज्यादा ही है। तो अगर ये डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो पदार्थ क्या होगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। तो आप यहां लिख लेंगे क्योंकि वस्तु का घनत्व पानी से अधिक है,
अतः वस्तु पदार्थ है ना, पदार्थ का घनत्व पानी से अधिक है, अतः पदार्थ पानी में डूबेगा। ठीक है, यहां आप लिख देंगे बिकॉज द डेंसिटी, बिकॉज द क्वेश्चन क्या देगा, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस is greater than water, so क्या पूछा था क्वेश्चन में, विल बी फ्लोट और सिंक, तो क्या होगा, पदार्थ क्या होगा, फ्लोट नहीं सॉरी फ्लोट तैरेगा नहीं, डूबेगा ना, तो पदार्थ क्या होगा, सो द सब्सटेंस विल सिंक इन वाटर। ठीक है, यानी हमने क्या किया, देखो हमें कोई भी सब्सटेंस दे रखा था जिसकी आपको वॉल्यूम और उसका मास दे रखा था, मास तो 50 और वॉल्यूम आपको 20 दे रखा था। अब आपसे ये पूछा था कि ये जो पदार्थ है वो पानी में तैरेगा या डूबेगा, तो तैरेगा और डूबेगा के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पदार्थ पानी के कंपैरिजन में हल्का है या भारी, यानी उसकी जो डेंसिटी है वो अगर पानी से कम आती है तो कम का मतलब वो हल्का है तो तैरने लग जाएगा, लेकिन अगर उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा आती है यानी वो भारी है तो वो पानी के अंदर डूब जाएगा। तो आपने क्या करा, पहले उसकी डेंसिटी निकाली, D = mv यानी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हमें 20 और वॉल्यूम आपको 20 दे रखा था, तो इसको जब आपने सोल्व किया तो 2.5 आया D, तो 2.5 पानी के वॉल्यूम डेंसिटी से ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ये क्या होगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। तो आप इसे लिखें, उसके बाद हम लोग करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 22। चलिए चलते हैं ग्रेविटी वाले चैप्टर की लास्ट और 22 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, 500 ग्राम के एक पैकेट, यानी देखो आपको मास दे रखा है, मास m = कितना दे रखा है आपको, 500 ग्राम, इसका मास दे रखा है, के पैकेट का आयतन यानी इसका वॉल्यूम दे रखा है V = 350 सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक कोई पैकेट है प्लास्टिक का, जो भी है पैकिंग हो रही है, उसका जो मास है वो तो है 500 ग्राम, और इसका जो आयतन है, इसका जो वॉल्यूम है V, वो आपको दे रखा है 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब पैकेट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में डूबेगा या तैरेगा, तो देखो डूबेगा और तैरेगा वाला क्वेश्चन अपने जस्ट पहले भी करा है, ये जो भी आपको दे रखा है इसकी हम डेंसिटी निकाल लेंगे। अगर डेंसिटी 1 यानी पानी से ज्यादा आती है तो ये डूबेगा, और उससे कम आती है तो ये तैरेगा। उसके बाद आपसे ये भी पूछा है कि विस्थापित पानी का द्रव्यमान यानी मास कितना होगा, तो पहले हम लोग डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो देखो आप जानते हैं चूंकि जो डेंसिटी होती है D = होता है m/v, तो यहाँ पर आपको m दे रखा है 500 और ये आपका दे रखा है 350, ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हम इसे 5 की टेबल से काटेंगे, 5 की टेबल से तो कटेगा 10 टाइम, और ये 5 की टेबल से कटेगा 7 टाइम, तो D = कितना आ जाएगा, देखो 7 1 जा 7, तो यहाँ बचेंगे 30, 7 1 जा 7, 7 4 जा 8, यानी 1.4, अपन यहाँ तक छोड़ देते हैं इसको, 1.4 ग्राम पर सेमी क्यूब। यानी देखो हमने पहले आपको एक तो m दे रखा था 500, एक हमें दे रखा था V 350, यानी वॉल्यूम और मास आपको दे रखा था। डेंसिटी ही पता लगा पाती है कि चीजें जो है वो तैरेंगी या डूबेंगी, क्योंकि अगर वस्तु की डेंसिटी पानी से कम आती है तो वो तैरती है, और पानी से ज्यादा आती है तो वो डूब जाती है। तो आपने क्या करा, डेंसिटी निकाली, तो डेंसिटी D = m/v होता है, m आपको 500 दे रखा है, V आपके पास 350 था, ये 0 से 0 हो गया,
काट दिया, ये 5 की टेबल से 10 टाइम, ये 5 की टेबल से 5 टाइम कट जाएगा। जब आप 10 में 7 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग ही हमने पूरा नहीं दिया, लगभग दे दिया, 1.4 तक आपने दिया। तो देखो डेंसिटी ज़्यादा है, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ पैकेट। जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, डेंसिटी ऑफ वाटर। इसीलिए क्या होगा, पैकेट सो द पैकेट विल सिंक, इसलिए पानी, ये क्या होगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। यानी आप यहां लिख सकते हैं पैकेट का घनत्व, पैकेट का घनत्व ज्यादा है पानी के घनत्व से, पानी का घनत्व, पानी का घनत्व, अतः पैकेट क्या होगा, पानी में डूब जाएगा, सॉरी तैरेगा, अतः नहीं डूबेगा, ज्यादा है ना, अतः पैकेट पानी में डूबेगा। सो द पैकेट विल सिंक इन वाटर, यानी जो पैकेट है उसकी डेंसिटी क्योंकि पानी से ज्यादा आई है, इसीलिए वो क्या करेगा, पानी में डूब जाएगा। अब आप जो दूसरी चीज क्या पूछी, विस्थापित पानी का द्रव्यमान। तो अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, चूंकि D इक्वल टू होता है mv। अब आपसे द्रव्यमान यानी m पूछा है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू ये इधर लाएंगे तो D इंटू v। तो देखो पानी की डेंसिटी तो 1 होती है, और रही बात वॉल्यूम की, तो देखो आपने जब बस पानी में बस पैकेट को डुबोया तो उस पैकेट का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही वो पानी हटाएगा, इसीलिए इसका द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 350। 350 देखो इतना आयतन है तो 350 आ जाएगा, 350। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो m इक्वल हो जाएगा 350 ग्राम आंसर, यानी पानी कितना हटेगा, 350 ग्राम। ठीक है, आप इसे लिख लें, ये हो गया आपके इसकी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी मैं उसमें इनके पहले के क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी, ताकि आप एक बार उनका अच्छे से रिवीजन कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें। तब तक के लिए आप इसे कंप्लीट कर लें, प्रैक्टिस कर लें, इसकी रिवीजन कर लें, और कोई भी परेशानी हो तो या तो आप तो मुझे यूट्यूब से पूछ सकते हैं, या आप चाहे तो क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स के पास तो मेरे व्हाट्सअप नंबर भी हैं, तो आप वहाँ पर भी मुझसे आंसर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, काम करें, पढ़ाई में दिल लगाएं, क्योंकि आपका देखो नेक्स्ट मंथ ही एग्जाम है, तो अब अपने पास टाइम ज़्यादा नहीं है। रिवीजन भी आप करते रहें और साथ में अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।